नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे यथार्थवाद और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उससे जो भी आपके टॉपिक्स बन सकते हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो यथार्थवाद जो कि माना जाता है कि अरिस्तु के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन अगर हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जो हमारा न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, या आप कह सकते हैं स्यादवाद है जैन धर्म में, तो लगभग उसी के तरह ही बिल्कुल आप मान सकते हैं यथार्थवाद को भी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं कि हम उसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये टर्म आया कहाँ से, लेकिन एक तरह से आप जितनी भी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको यथार्थवाद के अंतर्गत रख सकते हैं। यथार्थवाद जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो बात की जाती है, यहाँ पर हम उसकी भी चर्चा करेंगे, और यथार्थवाद दर्शन में किस चीज को क्या कहा गया है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सीधे सीधे यथार्थवाद में आध्यात्मिक और जो मानसिक जगत है इसको नकारा गया, अर्थात आप कह सकते हैं यथार्थवाद बिल्कुल ही आदर्शवाद के विपरीत अपनी ज्ञान प्रणाली को रखता है। यथार्थवाद में वही चीजें सत्य मानी जाती हैं जिनका हम अनुभव इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जो भौतिक जगत है, या जो हम नहीं जानते पर सत्य में उसका अस्तित्व है। ऐसी भी कई चीजें जिसको नहीं जानते, क्योंकि जब तक हम अणु को जानते थे तो हम सोचते थे अणु ही सत्य है। फिर जब हमने जाना उसके अंदर परमाणु होते हैं तो हम उसको सत्य मानने लगे। फिर हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो वो हम सत्य को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे और ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। अर्थात व्यापकता यथार्थवाद में बहुत है, एक परिवर्तनशील ज्ञान है जो समय के साथ और ज्यादा अद्यतन होता जाता है। तो अगर हम चर्चा करें यथार्थवाद के जो टर्म्स पूछे जाते हैं कि क्या परिभाषा है किस चीज की यथार्थवाद के अंतर्गत, और जो कोटेशन भी पूछे जाते हैं उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यथार्थवाद, सबसे पहले अगर बात करें तो यथार्थवादी जो माने जाते हैं, अगर पाश्चात्य में देखा जाए तो अरस्तु को माना जाता है, आपका राटके है, आपके बेकन है, जॉन लॉक है, लॉर्ड मार्टिन है, रॉस है, कमेनियस है, और भी कई सारे यथार्थवादी आपके दार्शनिक यहाँ पर माने गए हैं जिन्होंने यथार्थवाद का पूर्णतः समर्थन किया। क्योंकि यथार्थवाद के भी विभिन्न आपके भाग थे। शिक्षा में भी इसको इंद्रियजन्य, सामाजिक, या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक नव यथार्थवाद इसमें बांटा गया, और यथार्थवाद को भी कई भागों में बांटा गया। लेकिन अगर हम संश्लेषित रूप से देखें तो ये सारे ही यथार्थवादी माने जाते हैं। यथार्थवाद के बारे में अगर हम ब्रह्मांड की चर्चा करें तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं यथार्थवाद में, तो यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मांड जो है गतिशील पदार्थ से बना गया। अर्थात यह एक ऐसा टर्म है जो कि पदार्थ से बना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यथार्थवाद में सबसे ज्यादा महत्व वस्तु या पदार्थ को दी गई, और उसी पदार्थ से बना है हमारा ब्रह्मांड, जो कि गतिशील पदार्थ से बना हुआ है। गतिशील जो पदार्थ है उनसे मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई, और ईश्वर की सत्ता को यहाँ पर नकारा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विचार की सत्ता को यहाँ पर नकारा गया है। द्वैत अद्वैत ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इस वाद की बात करें तो हालांकि यह मानवतावादी भी है आपका, इसमें आपके चीजें जो है सांस्कृतिक भी सभ्यताओं को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक जगत को यहाँ पर नकार दिया गया है। तो इसमें अनेक तत्व से मिलकर बना हुआ ब्रह्मांड है। तत्वों में अनेक गुण व संबंध होते हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मांड की परिभाषा दी गई, पहला था कि यह गतिशील पदार्थ से बना है, और दूसरा क्या है, यह ब्रह्मांड अनेक तत्वों से बना हुआ है जिसके अनेक गुण और अनेक उनमें जो तत्व है उनमें अनेक संबंध है। फिर यहाँ पर ब्रह्मांड के विषय में बोला गया जो विश्व बना है वो पदार्थ या जगत से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ बोला गया कि जो जगत है वो यथार्थवादियों के अनुरूप, जो हम मानसिक जगत आदर्शवाद में मानते आए हैं, उसको नकार कर भौतिक जगत को महत्ता यहाँ पर दी गई है। तो ये आपका ब्रह्मांड, विश्व और जगत के बारे में यथार्थवादियों की अवधारणा रही। फिर हम चर्चा करते हैं सत्य। सत्य क्या है यथार्थवादियों के अनुरूप, तो यहाँ पर सत्य वह है जो मानव मस्तिष्क की देन है। सत्य मानव मस्तिष्क की देन है, ये कोटेशन में आता है। तो सत्य को यहाँ मानव मस्तिष्क की देन के साथ साथ क्या कहा गया कि सत्य जितना यथार्थ के निकट होगा उतना ही ज्यादा यथार्थ सत्य होगा। ठीक, ये कोटेशन भी है। साथ ही साथ मनुष्य को अधिकतम सत्य का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कोई चीज आपका ज्ञान, आपकी मानसिक कसौटी यहाँ पर बताई गई है, और वह जितना सत्य आपका यथार्थ जो वास्तविकता है उससे जितना निकट होगा उतना ही यथार्थ सत्य यहाँ पर माना जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है दृश्य जगत को सत्य माना गया है, जो भी हमको दिखता है। इसी के साथ यहाँ पर जो दृश्य नहीं है और अस्तित्व में है उसे भी सत्य माना गया। जैसा कि यहाँ पे अक्सर लोग बोल देते हैं
जो दिखता है, जिसको छू सकते हैं, इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वही सत्य है। तो इसके अलावा भी जिसका अस्तित्व है, ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। ये स्यादवाद में भी यही चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि वो भी अगर अस्तित्व में है तो वह भी सत्य की मतलब आपकी कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाएगा। तीसरा टर्म है आपका यथार्थ। यथार्थ को कैसे परिभाषित किया यहाँ पर? तो जो प्रत्यक्ष है वो यथार्थ है। बुद्धि विवेक से जो ज्ञान अर्जित है वह यथार्थ है। मानव मस्तिष्क से परे भी यथार्थ है, अर्थात वही चीज जो सत्य के बारे में कही गई। तो जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो तो यथार्थ है ही, लेकिन उससे परे भी यथार्थ है। इसके बाद निरंतर, इसकी जो गुण बताए गए हैं उसमें यथार्थ में निरंतरता है, कॉन्टिन्यूअस ये है, परिवर्तनशील है, ये व्यापक है, प्रवाहमय है, प्रत्यक्ष है, तथ्य है और प्रत्यक्षीकरणीय है, मतलब जिसका प्रत्यक्षीकरण हम कर सकते हैं, ऐसा संपत्ति जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसके बाद जो वैज्ञानिक प्रगति है, ये सारी चीजें यहाँ पर यथार्थ के गुणों के रूप में यथार्थवादियों द्वारा बताया गया है। इसके अलावा जो व्यवस्था है, अगर यथार्थवाद के अनुरूप देखा जाए तो दो प्रकार की व्यवस्था मानी गई, दैवी और प्राकृतिक। तो दैवी जो अपरिवर्तनशील होती है, लेकिन यहाँ पर जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको महत्व दिया गया है जो परिवर्तनशील है। यहाँ पर दैवी व्यवस्था को नहीं महत्व दिया गया है। और इसके ही अलावा व्यवस्था के जो गुण हैं या जो प्रकार हैं उसके बारे में कहा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को भी मान्यता यहाँ पर दी गई है। समाज पे बहुत जोर नहीं दिया, समाज पे ज्यादा जोर मतलब यहाँ पे तो कहा ही गया है मानवता को ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन समाज को विशिष्ट रूप से प्रयोजनवाद में ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन कुछ यही मिस्टेक होती है कि कुछ टर्म सामाजिक रूप से यहाँ भी जुड़े हुए हैं और जब वो कोटेशन यहाँ पे यथार्थवादियों द्वारा दिया जाता है तो हम प्रयोजनवाद लगा के चले जाते हैं, क्योंकि वो हम एक्सपेक्टेड लगाते हैं और हमारा गलत हो जाता है। तो इसको भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर व्यवहारिकता को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा यथार्थ जो दृष्टिकोण है उसको भी बहुत महत्व दिया गया है। मानवतावादी भी है, लेकिन किस चीज को महत्व नहीं दिया गया? आपके आदर्श हुए, विचार हुए, मानसिक जगत हुआ, आध्यात्मिक जगत हुआ, इसको यहाँ पर पूर्णतः नकारा है। जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, उस चीज को हम नहीं मानेंगे, जिसको अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, या जो अस्तित्व में नहीं है, उसको हम यहाँ पर नहीं मानेंगे, अर्थात विचार को यहाँ पर नकारा गया। इसके बाद जो अनुभव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात की गई, तो अनुभव के परिप्रेक्ष्य में जो बाह्य जगत के प्रति अनुक्रिया होती है वही हमारा अनुभव है। जो हम अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं बाह्य जगत से, वही हमारे एक्सपीरियंस है। इसमें कहा गया है कि वो अनुभव कैसे होते हैं? इंद्रिय अनुभव यहाँ पर होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ होते हैं, आपके निरपेक्ष होते हैं, किसी से प्रभावित नहीं होते, तथ्य होते हैं, सत्य होते हैं, यथार्थ होते हैं। इसके साथ साथ तर्क, बुद्धि और यथार्थ कल्पना के प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रत्यक्षीकरण करने योग्य आपके अनुभव होते हैं। इसके अलावा वस्तु के, जो कि सबसे प्रमुख है यहाँ पर यथार्थवाद में, तो जो वस्तु के बारे में कहा गया है वह वस्तु का अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। क्योंकि जिस चीज हम उसी चीज को वस्तु मानते हैं जिसका ज्ञान हमको हो, जिसको हमने अनुभव किया हो, तो यहाँ पर उसका अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, ज्ञान से परे स्वतंत्र अस्तित्व भी है, मतलब ऐसे भी अस्तित्व है जो स्वतंत्र है। जो जानते हैं वो भी आपका वस्तु है, और जो जानते नहीं है, जो हमारे ज्ञान से परे है पर अस्तित्व में है, स्वतंत्र अस्तित्व है, वह भी हमारा वस्तु है। इसके अलावा जो पदार्थ है वही अंतिम सत्य माना गया है। जैसे हर जगह, हर दर्शन में मोक्ष को अंतिम सत्य माना गया, यहाँ पदार्थ के ज्ञान को अंतिम सत्य माना गया, और हमको अधिक से अधिक सत्य ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विज्ञान को यहाँ वैज्ञानिक रूप से वस्तु को माना गया है, और शब्द से पहले वस्तु को माना गया है। ये भी आपके कोटेशन रूप में पूछा जा सकता है। अब इनके टर्म को तो आपको बहुत ही विधिवत एकदम स्मरण करके ही रखना है, लेकिन इसके अलावा अगर हम शिक्षा में बात करें विशेष रूप से, तो शिक्षा में जो लक्ष्य हैं इसके, तो बहुत ही आप कह सकते हैं लगभग कुछ लक्ष्य सबके समान है, तो थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, लेकिन यहाँ चर्चा करेंगे। तो एक व्यापक लक्ष्य है, उद्देश्यपूर्ण आपका जीवन होना चाहिए, आनंदपूर्ण होना चाहिए, समृद्धि आपके जीवन में होनी चाहिए। ये एक बच्चे के जीवन में यही लक्ष्य है। जीवन में पूर्णता हो, सर्वांगीण विकास हो, समृद्धि हो, सुखमय जीवन हो, उपयोगी हो, इंद्रिय विकास हो, पर्यावरणीय जागरूकता व अनुकूलन हो। इसके अलावा व्यवसायिक हो, समायोजन कर सके, ये सारे इसके लक्ष्य हैं। इसके अलावा शिक्षक को यहाँ पर मुख्य रूप से नहीं, हाँ उसको नकारा भी नहीं गया है, लेकिन हाँ उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर रखा गया है। शिक्षक क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, उसको तथ्यों का ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, वस्तु का ज्ञान हो, और कितना ज्ञान देना है,
शिक्षार्थी को, कितनी मात्रा, क्या क्वांटिटी, ये भी उसको पता हो। एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर शिक्षक को रखा गया। इसके अलावा जो मुख्य विषय है, तो वैसे तो यहाँ पर एक कोटेशन आता है कि शिक्षा चरित्र में मतलब व्यवसायिक होनी चाहिए। ये कोटेशन यथार्थवाद में आता है। इसके अलावा जो मुख्य विषय है इसके विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन इसके अलावा भी पर्यावरणीय अनुकूलन से संबंधित आपके हुए प्रत्यक्ष विषय जो हुए, प्रत्यक्ष संबंधी विषय हुए, और मानव समाज संबंधी विषयों को भी यहाँ पर रखा गया। ऐसा नहीं कि एकदम नकार दिया गया। तो अगर विधियों की बात करें तो यहाँ पर निरीक्षण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, और जो कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि को सर्वोत्तम माना गया है। रूढ़ि मुक्त हो, व्यक्तिक शिक्षा को ज़्यादा बल दिया गया है सामूहिक के अपेक्षा। प्रयोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। इसके अलावा बालक सबसे मुख्य है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हमारी होनी चाहिए। और अनुशासन के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा है कि अंतः या स्वप्रेरक अनुशासन होना चाहिए। प्रेम, सहानुभूति से बालक को अनुशासित रखना चाहिए। और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक विधि तो एकदम कठोर दंडात्मक यहाँ पर अनुशासन दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्व अनुशासन की बात कही है। प्रेम, सहानुभूति से, उदारता से आपको बच्चे को अनुशासित रखना है। और क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक आपको चीज़ें रखनी, क्योंकि विज्ञान क्या होता है, सुव्यवस्थित आपका जो सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। तो उसके लिए आपका सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उसी परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक रूप से बालक को भी सिखाना है और इस दार्शनिक विचारधारा को भी आगे बढ़ाना है। तो ये यथार्थवाद के कुछ मुख्य बिंदु। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको ध्यान देना है कि जितने भी इसके दार्शनिक हैं, यथार्थवादी हैं, उनके कोटेशंस आपको ध्यान में रखने होंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है लाइन टू लाइन। और आपको ये भी डिफ्रेंशिएट करना है कि जब प्रयोजन हो तो यथार्थवाद में जब कोटेशंस आते हैं तो आपको कैसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन करना है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय ज्ञान प्रणाली में यथार्थवाद को कैसे जोड़ना है। तो आपको न्याय दर्शन, जिसमें प्रमाण की बात की जाती है, और वैशेषिक दर्शन और स्याद्वाद, 3 मुख्य हैं। और बाकियों में भी यथार्थवाद है, ऐसा नहीं कह सकते। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे आपको कंबाइन करके चलते रहना है। तो ये है आपका यथार्थवाद से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सीरीज में कौन कौन से प्रश्न इसमें और पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।